नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। चीन ने एक बार फिर से अपना दोहरा चेहरा दिखाया है। शांति प्रयास के बीच चीन ने जियांग में दो नए काउंटी स्थापित करके एक भड़काऊ कदम उठाया। बता दें आपको, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों में दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों, खासतौर पर लगातार सीमा विवादों के बावजूद चीन का ये कदम गंभीर चिंता का विषय है। इनमें से एक काउंटी भारतीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल करती है, जिसे चीन ने 20वीं सदी के मध्य में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चीन में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। ये कदम सामान्यकरण प्रक्रिया में चीन के इरादों की बेईमानदारी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमने चीन के होटन प्रांत में दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नए काउंटी के निर्माण से न तो क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। बता दें आपको कि हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया और चीन कार्रवाई में विश्वास की कमी के बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चीन लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दावों का दावा करता है और वो करना जारी रखे हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में हाल ही में हुई वापसी सीमित है और ऐसा लगता है कि ये चीन द्वारा एक सामरिक चाल है। भारत के लिए चिंता का विषय ये भी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का फैसला किया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए जल विद्युत परियोजना की योजना को भारत अपनी संप्रभुता और जल अधिकारों को सीधी चुनौती मान रहा है। सवाल है कि लद्दाख पर चीन की टेढ़ी नजर क्यों है? कैसे सफल होगी शांति वार्ता? क्यों बाज नहीं आ रहा है चीन? क्या है लद्दाख का सामरिक महत्व? क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? आज हम इन्हीं तमाम विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जय सोढ़ी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए, जो कि सामरिक मामलों की जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोढ़ी साहब आपसे। सोढ़ी साहब, किस तरह से देखते हैं, चीन लगातार अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करता है और अपनी चालबाज से कहीं ना कहीं बाज आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब जो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं सर? जय हिंद नेहा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पेरिस के साथ हूँ। पिछले साल 28 अक्टूबर को अमेरिकी सेना के एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा अपनी सैनिक तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। पिछले साल ही 18 दिसंबर को जब हमारे एनएसए अजीत डोवल मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में, उसके अगले दिन ही 19 दिसंबर को अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट जाहिर की, जिसमें लिखा कि चीन का जो सैनिक तैयारी है भारत के विपरीत एलएसी पे, वो पहले की तरह अग्रसर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। नेहा जी, जो कल चीन ने किया कि उसने भारत के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा दिखाया एक नए मैप में, ये तीनों बिंदु साफ दर्शाते हैं कि चीन के सैनिक लक्ष्य हैं। जो कुछ लोग भारत में या विदेश में कह रहे हैं कि चीन की तैयारी सिर्फ सुख शांति के लिए, शायद वो चीन के मंसूबों को ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं।
जब चीन जानता है कि दुनिया का कोई देश अमेरिका मिला के उस पर हमले की हिमाकत नहीं कर सकता है, तो वो इतने बड़े पैमाने में अपनी सैनिक तैयारी क्यों कर रहा है? वो बार बार कार्टोग्राफिक एग्रेशन करके दिखाना क्या चाहता है? वो उसके सिर्फ सैनिक लक्ष्य हैं। अगर अभी भी हमने चीन की जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, या चीन के मंसूबों को हमने नहीं पढ़ा, हमारे लिए आने वाले समय में बहुत घातक होगा। बिल्कुल, हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत घातक हो सकता है जाहिर तौर पे। संजीव जी, इसे किस तरह से देखते हैं, और क्या ये क्या एक चीन की चाल के तौर पर देखें? क्या ये वाकई सामरिक चाल है क्या चीन की तरफ से? संजीव जी, चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश उनसे करते हैं। सोडी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी साहब, ये जो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का फैसला किया, इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ नहीं, वो हर तरफ अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, और कुल मिलाकर वो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, भारत की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, इससे पहले भी कई कदम उठाए गए, लद्दाख के गलवान में जो हुआ उसके बाद भी कई कदम उठाए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात नजर आ रहा है। कोई फायदा नहीं है, नतीजा वही सिफर है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, ये जो अब फैसला ये किया गया, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाने का फैसला किया है, ये एक चाल के तौर पर देखा जाए, इससे क्या हित होगा, क्या फायदा होगा चीन का, और भारत का क्या नुकसान? नेहा जी, इसलिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। हाँ। जब 1949 में चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ और कम्युनिस्ट ने चीन पे पूरा कब्जा किया, तब उनके जो नेता थे माओ जेडोंग, उन्होंने कहा कि अगर चीन ने अपने आप को देश के तौर पे सस्टेन करना है, उसे पानी चाहिए होगा। 1949 में जो चीन था, उस वक्त के चीन में ना तिब्बत उसका हिस्सा था, ना ईस्ट तुर्किस्तान, जिसे अब हम जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं। चीन 1949 में छोटा सा देश था, और चीन के पूर्वी पार्ट में 90% चीनी नागरिक रहते हैं। सारे महत्वपूर्ण शहर उसके पूर्वी हिस्से में, जो कि समुद्री तट है, 14,500 किलोमीटर लंबा। तो माओ जेडोंग ने कहा कि अगर हमें चीन को एक देश के तौर पे बेकरार रखना है, तो हमें पानी चाहिए, और पानी तिब्बत से आएगा, और इसलिए तिब्बत को चीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और अगले 2 साल के अंदर ही चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, उसके बाद ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया, जिसे अब हम जिनजियांग सूबे के नाम से जानते हैं। तो चीन की जो ये प्लानिंग थी, ये दशकों आगे की होती है। चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, और मेरे को कोई हिचक नहीं है कहने में, क्योंकि चीन की वजह से हमारे कई सेना के सैनिक मारे जा चुके हैं, कई आम नागरिक मारे जा चुके हैं। तो मेरे राय में तो चीन हमारा दुश्मन देश है। लेकिन चीन की एक खासियत है, खूबियत है, जो माननी पड़ेगी। चीन जो भी दशकों की प्लानिंग करता है, उसे पूरा करता है। चीन को पता था 1949 में कि पानी उसके लिए दिक्कत होगा, उसने तिब्बत पे कब्जा किया। और अब जो इसने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की घोषणा की है, ये बहुत हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जैसे देश हैं, ये लोअर रिपेरियन देश माने जाते हैं, यानी कि पानी जब बहता है तो हम निचले हिस्से में हैं, और चीन जिसके पास ये सारा पानी का स्रोत है, वो अपर रिपेरियन है या ऊपरी हिस्से का है। तो चीन जब ये डैम बनाएगा, चीन मन माने समय पे इस डैम को खोल सकता है, पानी से बाढ़ ला सकता है, हमारे लिए मुसीबतें कर सकता है। तो ये जो दुनिया का सबसे विशाल डैम बन रहा है, ये वाकई में हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल, वाकई बहुत ही चिंताजनक था। और ऐसे में अब संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, लद्दाख पर चीन की टेढ़ी नजर आखिर क्यों है, इसे किस तरह से देखते हैं? और जब एक तरफ हम ये बात करते हैं कि शांति वार्ता सफल हो, तो ये कैसे सफल होगी जब एक के बाद एक इस तरह से कदम चीन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए नेहा जी, चाइना का जो चैलेंज है वो भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है, और चाइना के जो मंसूबे हैं वो विस्तारवादी हैं, उपनिवेशवादी हैं, आधिपत्यवादी अवसरवादी भी हैं। और चाइना यदि आज भारत से कुछ विषयों में वो कुछ सहमति बनाने के लिए तैयार हुआ है, तो वो इसी वजह से तैयार हुआ है क्योंकि भारत ने अपनी ताकत दिखाई, भारत ने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाया, और चाइना अपनी आंतरिक मजबूरियों की वजह से वो, और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जो अमेरिका से उसका जो टकराव होने की संभावना है, अनेक ऐसे दबावों की वजह से उसकी इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी वजह से उसने जरूर भारत के साथ एक
डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो डिप्सांग और डिमचौक में कंप्लीट की है। लेकिन जो अदर इश्यूज है, जैसे होटान प्रीफेक्चर में जो कि एक भारत की जो टेरिटरी है जिस पर चाइना का एक इलीगल और फोर्सफुल ऑक्यूपेशन है, वो उसको अपने 2 काउंटीज को बना देना, और जाहिर है कि ये भारत के सॉवरेनिटी का वायलेशन है। भारत ने इसका स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। उसी के साथ साथ एक अपर राइपेरियन स्टेट होने के नाते विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाना, जाहिर है कि उसके ऊपर भी भारत की बहुत ही क्लोज वॉच होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि भारत को सिर्फ वॉच ही नहीं रखनी होगी, भारत को अपने क्षेत्र में भी जो डैम बनाने का जो कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने का एक अभिन्न अंग है, उसको भी करना होगा। जो अपर सियांग रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर जो सियांग रिवर पर जो डैम बनाने का जो कार्य है, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, उसके काम को भी भारत को भी तेज गति से बढ़ाना होगा। भारत को भी डैम्स बनाने होंगे। चाइना ने भी अपने क्षेत्र में जो सड़कें बनाई, ब्रिजेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, टनल्स बनाई, सभी के जवाब में भारत भी आज तेज गति से टाइम बाउंड मैनर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो उसी तरीके से भारत को अब जो डैम्स का जो चैलेंज है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के डैम्स बनाने होंगे, ताकि जो सियांग रिवर का जो पानी है उसका अधिक से अधिक जो है यूटिलाइजेशन भी हो सके, और इस तरीके की किसी भी स्थितियों को डील करने के लिए हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। ये जरूर है कि चाइना ये विश्व का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, उसका जो दुरुपयोग वो कर सकता है, पानी को रोक देना और पानी को तात्कालिक रूप से छोड़ देना, तो सूखे या बाढ़ की स्थिति वो युद्ध की स्थिति में पैदा कर सकता है, या भारत को परेशानियों के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए कर सकता है। वाटर बॉम्ब जैसे तरीके से इस पूरे डैम का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब सारी बातें भारत को ध्यान में रखनी होंगी। चाइना का जो मूल चरित्र है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका इंटीग्रल पार्ट है। ये नया भारत नहीं बोल सकता। चाइना के साथ किसी भी तरीके का संबंधों का मैनेजमेंट ताकत के साथ हो सकता है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को हमें लगातार मजबूत बनाना होगा, और जहां कहीं भी चाइना इस तरीके की हिमाकतें करता है उसका हमें प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना होगा, जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है। जो लद्दाख का क्षेत्र में जो इस तरीके की 2 काउंटीज को बना देना और उसका नाम घोषित कर देना इत्यादि इत्यादि, ये एक्टिविटीज के ऊपर हमारा स्ट्रांग प्रोटेस्ट रहेगा। और जाहिर है कि चाइना के साथ कोई भी संबंधों का मैनेजमेंट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हो सकता है, ये बेसिक बात है। और यदि चाइना के साथ हम कोई कमजोरी दिखाएंगे या चाइना के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी दिखाएंगे तो चाइना उसको एक्सप्लॉइट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चाइना के साथ एक शक्ति के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही हम उसको डील कर सकते हैं, और उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डील करने की प्रक्रिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और डैम्स की जो चाइना की एक्टिविटीज है उस पर सिर्फ वॉच ही नहीं रखनी है, बल्कि हमें अपने क्षेत्र में भी डैम्स को बनाने का कार्य करना है, ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा। जी ठीक है, लेकिन यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं सर कि लद्दाख का सामरिक महत्व क्या है दरअसल, और अगर चीन इससे बाज नहीं आ रहा है तो अपना क्या हित वो देख रहा है उधर की साइड, और सवाल इस बात को लेकर है भारत का क्या अहित हो रहा है इसमें। देखिए, लद्दाख का जो क्षेत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और लद्दाख चाइना की जो पाम और 5 फिंगर की जो उसकी माओ जेडोंग की जो स्ट्रेटजी रही है उसका ये पार्ट है। तिब्बत को तो उसने पहले ही कब्जा कर रखा है, तिब्बत भी चाइना का पार्ट नहीं था, और लेकिन 17 पॉइंट प्रोग्राम के तहत ऑटोनॉमी वगैरह का झांसा दे करके दलाई लामा से जो दस्तखत करा लिए गए, और उसके बाद उसने पूरे तिब्बत पे अपना अधिकार कर लिया, और जो लद्दाख का क्षेत्र है उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये उसके 5 फिंगर्स माओ जेडोंग कहा करते थे, और तिब्बत को वो पाम कहा करते थे। तो तिब्बत तो उनके कब्जे में है ही, अब उसकी नजर लद्दाख पे भी है, अरुणाचल प्रदेश पर भी है, सिक्किम पर भी हो सकती है, और उसी के साथ साथ नेपाल और भूटान पर भी उसकी नजर बनी रहती है। तो चाइना तो चाहता है कि अधिक से अधिक अपना विस्तार करे, अधिक से अधिक अपनी टेरिटरी को का जो इलीगल और फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करके उसको बढ़ाए, और उस प्रक्रिया में वो लद्दाख के ऊपर भी इनकर्जन की स्थितियां पैदा करता है। साथ ही साथ लद्दाख के क्षेत्रों में इनकर्जन की स्थितियां पैदा करके वो भारत को चेक में रखना चाहता है, भारत को दबाव में रखना चाहता है कि भारत इस फ्रंट पर जो है चाइना के साथ एंगेज रहे, ताकि वो एक महाशक्ति के रूप में न उभर पाए, एशिया में और पूरे विश्व में भारत का जो उत्थान और विकास न हो पाए। तो इसको रोकने के लिए भी और भारत को चेक में रखने के लिए भी वो इनकर्जन की स्थितियां पैदा करता है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है, हम चाइना के चरित्र को समझते हैं और भारत के उत्थान और विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये जो भारत का उत्थान और विकास है वो लगातार आगे बढ़ेगा। भारत विकसित भारत भी बनेगा और भारत विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में अपना बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। भारत का जो वैश्विक महत्व है, आज आप देखिए तो चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की समस्याएं हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमर्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, हर जगह भारत की तरफ दुनिया देख रही है। तो ऐसे में चाइना सारे अपने लाख नापाक मंसूबों के बावजूद भी और पाकिस्तान अपने लाख नापाक मंसूबों के बावजूद भी भारत को रोक नहीं सकते। भारत का विश्व में जो स्थान है वो अपरिहार्य हो चुका है और ये स्थान और ये रोल जो है बढ़ता ही जाना है। ठीक है, रोक नहीं सकते, लेकिन मुश्किलें तो खड़ी कर ही रहे हैं ना सर। सोडी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी फिलहाल क्या आपको लगता है कि फौरी तौर पर क्या कदम भारत की तरफ से उठाने चाहिए, और जो कदम उठाने चाहिए क्या भारत वो बेहतर तरीके से उठा रहा है या कुछ रणनीति में बदलाव की जरूरत आपको लगती है? नेहा जी, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत बहुत अच्छे कदम उठा रहा है। हम अपनी तैयारी चीन की खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय में दो अहम चीजें करना बहुत अनिवार्य है। पहले हमें चीन के आर्थिक चुंगल में से निकलना होगा। हमें चीन के साथ व्यापार बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि चीन के साथ जो भी हम ₹1 या $1 का व्यापार भी कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत कराने में लग रहा है और यही सेना कल हम पे हमला करेगी। पिछले 9 साल से लगातार चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है और विडंबना की बात है, पिछले 5 साल से लगातार भारत का रक्षा बजट घटा है। दूसरी चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा जी, कि हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा। जो पब्लिक डोमेन में आंकलन है, सारे बिंदु इस तरफ पॉइंट करें कि 2035 में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा, यानी कि हमारे पास महज 10 साल रह गए हैं। 10 साल में अगर हमने अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाया, हमारी सेनाएं को दिक्कत होगी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था, किसी भी देश की सेना की ताकत उस देश की तिजोरी से निकलते, यानी कि अगर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमारी सेनाओं के पास वो आधुनिक हथियार, वो आधुनिक असला नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है, हमें पहला चीन के आर्थिक चुंगल से निकलना चाहिए, दूसरा हमें अपना रक्षा बजट फौरन बढ़ाना चाहिए। जी, रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए और चीन के आर्थिक चुंगल से निकलना चाहिए। संजीव जी, और क्या रणनीति में बदलाव को आपको लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए? क्या बदलाव करना चाहिए, या जिस तरह से शांति वार्ता की कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही है इसी को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए? क्योंकि इससे पहले हमने देखा चीन की कई एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया गया, आर्थिक तौर पर भी उसको कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर भारत की तरफ से की गई, वहां के सामान का बहिष्कार करने की बात की गई, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन क्या लगता है कि वो काफी है या फिर नाकाफी है? क्या आपको लगता है? और अगर अब बदलाव करना चाहिए तो क्या जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब ने किया है, यही 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखिए, सोडी साहब ने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन दिया। हाँ। कि रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए और मेरा भी मानना है कि रक्षा बजट को भारत को बढ़ाना होगा, ये अनिवार्य है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाइना जैसे एक विस्तारवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर सकते हैं, और इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डील करने की प्रक्रिया में रक्षा बजट बढ़ाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। और उसके साथ और अधिक जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो हमें एक्वायर करने होंगे, डिफेंस इक्विपमेंट, जिसमें कि 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी हमें एक्वायर करना होगा, जो एडवांस्ड सबमरीन्स हैं उसको भी हमें एक्वायर करना होगा, और भी जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं, वो सभी को हमें अधिक से अधिक एक्वायर करना होगा। हमें अपनी जो मिलिट्री जो पावर है उसको लगातार बढ़ाते रहना होगा। चाइना की अभी हाल के समय में एक मिलिट्री पावर रिपोर्ट आई थी अमेरिका में के रक्षा विभाग के द्वारा, उसमें लगातार इस बात की चेतावनी भी दी गई थी कि चाइना किस तरीके से अपने रक्षा बजट को और अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को करता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है लेकिन भारत तो चाइना का पड़ोसी राष्ट्र है, इसलिए भारत के लिए तो ये विशेष रूप से आवश्यक है कि भारत अपनी
अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को तेज बढ़ाए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, साथ ही साथ भारत को जो कॉम्प्रिहेंसिव जो नेशनल पावर जो हमारी अपनी है उसको भी लगातार विकसित करना होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि चाइना का जो चैलेंज है वो लॉन्ग टर्म का चैलेंज, चाइना की चुनौती एक लंबे समय तक आने वाली चुनौती है और ये वर्षों और दशकों तक रहेगी। 21वीं सदी का पूरे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष चाइना की चुनौती सबसे बड़ी है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और इसका मुकाबला करने के लिए भारत को अधिक से अधिक अपने आप को मजबूत बनाना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मजबूत बनाना होगा, जिसमें कि हमारे रक्षा का तो क्षेत्र है ही, अर्थव्यवस्था को भी हमें प्रयास करने होंगे कि हमको तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द बनना है, हमको अपने अन्य जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसका भी तेज गति से विकास करना है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के साथ, एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी के साथ हमें विकसित भारत बनने की तरफ अपना प्रयास करना होगा। और उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से देश के नागरिकों को ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ये जो भारत को विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य है वो किसी एक सरकार का लक्ष्य नहीं है, इसमें हर एक नागरिक का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। और ये जब तक सभी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिस भी क्षेत्र में जहाँ कहीं भी लोग अपना काम कर रहे हैं, वो जब तक इसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन अपने अपने कार्यों में नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और इसी वजह से विकसित भारत को बनाना सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें सभी विपक्षी दल भी शामिल है और हर एक प्रत्येक नागरिक शामिल है। तो ये हमें एक राष्ट्र के समक्ष एक विजन के साथ काम करना होगा, पूरे राष्ट्र को इसमें मिलकर काम करना होगा, तब हम जाकर के चाइना की चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहना अवश्य चाहूंगा कि चाइना को डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशंस है उसको भी मजबूत बनाना होगा। भारत के जो अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ संबंध, आसियान के राष्ट्रों के साथ संबंध, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा और गहरे से गहरी पार्टनरशिप डेवलप करनी होगी। अलायंस तो हम नहीं करते, लेकिन हम पार्टनरशिप अवश्य डेवलप कर सकते हैं और उसके माध्यम से चाइना को हम चेक में रख सकते हैं। चाइना यदि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को टू फ्रंट पे अगर घेर सकता है, जैसा कि सोदी साहब ने कहा कि वो हमला करने की तैयारी है, 10 साल के बाद वो ऐसा सोच सकता है, तो उसको जवाब देने के लिए हमें मल्टीपल फ्रंट पर चाइना पे अटैक करने के लिए तैयार करना होगा अपने आप को। और उसमें जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के एक काउंटर रणनीति बनानी होगी कि चाइना ने जब कभी भी ऐसी हमाकत की तो उसका बहुत करारा जवाब उसे तुरंत मिल जाए। तो ये जो 3 स्तरों पर मैं इसको देखता हूँ, एक तो अपना जो मिलिट्री का जो पॉस्चर है, डिफेंस पॉस्चर है, मिलिट्री बजट को बढ़ाना, दूसरा अपनी जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाना, उसमें डैम्स भी शामिल है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करना, और तीसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों का है उसको गहरा करना। यदि हम इसको करने में सफल रहते हैं, जो कि वर्तमान की सरकार बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कार्य कर रही है, तो ऐसे में हम चाइना को चेक करने में और उसकी हिमाकतों का जवाब देने में निसंदेह सफल होंगे और चाइना अपने मंसूबों के में नाकामयाब होगा, चाहे वो ताइवान के संदर्भ में उसके मंसूबे हो, या लद्दाख के संदर्भ में हो, या सेंकाकू आइलैंड्स के संदर्भ में हो, या साउथ चाइना सी के संदर्भ में हो, हर जगह उसको बात खानी पड़ेगी। चाइना का की जो हार है वो हमें सुनिश्चित करनी होगी और उसके लिए हमें समन्वित रूप से अपने राष्ट्र के अंदर भी और राष्ट्र के बाहर विदेशों के साथ, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ कोलैबोरेट करके चाइना को हम चेक में रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो वही बात है सर कि आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम लोगों को, प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी एक लक्ष्य के साथ कि हमें अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है। इस लक्ष्य के साथ जो भी जहाँ कहीं भी जो लोग अपना काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करते रहें और यही राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, और वो 2 बिंदु जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब ने किया था, उन 2 बिंदुओं पर भी गहनता से सोच विचार करने की जरूरत है, उन पर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।